हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और दोस्तों आप अपनी तैयारी और अच्छी कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए आज एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। आज इस मंथ का फर्स्ट डे है और आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पुलिस के 1550 पद अभी आने वाले हैं, ठीक है? और शायद 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इसका अधियाचन जारी हो जाएगा, मतलब अधियाचन सौंप दिया जाएगा शासन को। और उसके बाद आपको जल्द ही 1550 पुलिस कांस्टेबल के आपको यहाँ पे फॉर्म दिखने को मिलेंगे। तो जिसका भी इस बीच नहीं हुआ था पुलिस में, चाहे वो किसी नंबर से रुक गए हों, क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि कुछ नंबर से रुके थे। इस जो हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, फायरमैन और पुलिस कांस्टेबल का, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सेकंड बैच होने वाला है पुलिस का। और यदि आपका सपना है उत्तराखंड पुलिस में जॉब पाने का, उत्तराखंड पुलिस बनने का आपका सपना है, तो अभी से आप अपनी मेहनत पे फोकस्ड रहिए। आपको पता है कि काफ़ी अच्छा इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि 100 नंबर का हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल के मार्क्स होते हैं हमारे, और 100 नंबर का हमारा रिटर्न होता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, फिजिकल आप धीरे-धीरे आप अपना एक हैबिट बनाएँगे तो हो जाएगा, साथ में आपको रिटर्न भी लेके चलना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप फिजिकल पे ही कंसंट्रेट कर रहे हो सिर्फ़ और रिटर्न आपने कुछ किया ही नहीं है, रिटर्न आपने बहुत अपना लूज़ छोड़ा है, तो भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। और देखिए, जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से भी उठाए हैं, और वो चीज़ आपको दिख भी रही होगी कहीं न कहीं मेरे क्वेश्चंस से। तो इसके साथ-साथ आप अपनी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षावाणी भी पढ़िए, परीक्षावाणी पढ़िए और हिंदी लूसेंट पढ़िए, जीएस लूसेंट पढ़िए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर देखिए। तो दोस्तों अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है। देखिए 1550 पद बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड पुलिस में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। सुबह-सुबह का टाइम है अभी, और आज हमारा फर्स्ट डे है इस मंथ का। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर, और इसके साथ-साथ आप तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो सर ने पढ़ाई हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी बेहतरीन ढंग से सर ने आपको समझाई हैं। और वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वो इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी उन सारी वीडियोज़ से। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न दोस्तों, अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक था अनंतपाल, जगतपाल, अजयपाल या फिर लखन देव? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका प्रथम परमार शासक जिसने अपनी मुद्रा चलाई थी, वो था आपका लसन देव। इसको कहीं पे लसन देव लिखा है और कहीं पे लखन देव लिखा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, रामायण प्रदीप एक रचना है की भाषा है ब्रज, गढ़वाली, संस्कृत या फिर हिंदी? सॉरी, मैंने ऊपर नीचे पढ़ लिया है। तो देखिए दोस्तों, रामायण प्रदीप की भाषा है आपकी संस्कृत। संस्कृत भाषा में मेधाकर शास्त्री ने रामायण प्रदीप की रचना की है। और मेधाकर शास्त्री किसके दरबारी थे दोस्तों? प्रदीप शाह के दरबारी थे मेधाकर शास्त्री। तो रामायण प्रदीप ये पंवार वंश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काव्य है, और इसकी रचना मेधाकर शास्त्री ने की थी, जो कि प्रदीप शाह के दरबारी थे। और इसकी भाषा है दोस्तों आपकी संस्कृत। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, निम्न में से अकबर का समकालीन पंवार शासक था कल्याणपाल, अजयपाल, विजयपाल या फिर सहजपाल? तो देखिए दोस्तों, अकबर का समकालीन निम्न में से आपका आंसर हो जाएगा सहजपाल, ठीक है? अकबर के समकालीन देखिए दोस्तों, पंवार वंश में 3 राजा हुए। एक सहजपाल हुए, और दूसरे थे हमारे बलभद्र शाह, और तीसरे हुए हमारे मान शाह, ठीक है? मान शाह। तो ये 3 जो शासक थे पंवार वंश के, ये अकबर के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहजपाल, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
श्रीनगर की संधि डैश के मध्य हुई। उद्योगचंद व कीर्ति शाह, ज्ञानचंद व बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह व गोरखे, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर की संधि है जो, इसको लंगूरगढ़ की संधि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि। अब आपको इसका आंसर देने में बहुत इजी रहेगा। तो किसके मध्य हुई थी ये? प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये लंगूरगढ़ की या फिर श्रीनगर की संधि के नाम से भी जिस संधि को जाना जाता है वह कब हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से बालेश्वर मंदिर चंपावत से किस शासक का ताम्रलेख मिला है? ऑप्शन है आपके सोमचंद, उद्योगचंद, कल्याणचंद या फिर विक्रमचंद। तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रमचंद। ठीक है, विक्रमचंद के अलावा हमें बालेश्वर का जो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है वहाँ से हमें उद्यानचंद और रुद्रचंद का भी हमें ताम्रलेख मिला था। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा? विक्रमचंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़वाल पर जीत हासिल करने वाला प्रथम चंद राजा था। प्रथम चंद शासक था उद्योगचंद, लक्ष्मीचंद, प्रद्युम्नचंद या फिर कीर्तिचंद। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला और जीत हासिल करने वाला प्रथम चंद राजा था आपका कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था। कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अजयपाल ने फिर 52 गढ़ों को विजित किया था। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसको हम पंवार वंश में देखेंगे। पर यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रिवीजन चल रहा है वीडियो को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? कीर्तिचंद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का भंडारण किन जिलों में है? पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली या फिर इन सभी में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका, जो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट का भंडारण मिलता है आपका, वो मिलता है बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में। ठीक है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में मैग्नेसाइट का आपको भंडारण मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है? 4, 5, 6, 7। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में वृहद हिमालय है जो, ये 6 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतने सारे चीज़ें हैं, हम इनको याद नहीं कर सकते ना, तो हम इनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे है? अब देखिए दोस्तों, वृहद हिमालय है जो हमारा, इसी को हम महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जब हम हिमालय की श्रेणियाँ देखते हैं तो सबसे नीचे आपकी शिवालिक होती हैं, फिर आपकी लघु होती हैं, फिर होता है आपका वृहद, और उसके बाद ट्रांस है जो, वो ट्रांस थोड़ा बहुत ही है उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमने ये वाला पढ़ना है। अब ये हमारा उत्तराखंड का एक मैप है लगभग। तो देखिए दोस्तों, आपका जो ये वृहद हिमालय है, महान हिमालय भी जिसे कहते हैं, उसका फैलाव इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इतना भर पोर्शन क्या है, ये पिथौरागढ़ है, यहाँ पे आपका चमोली है ऊपर से जो ऐसे आता है, और थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे बागेश्वर है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका रुद्रप्रयाग, फिर यहाँ पे आपका टिहरी, और ये आपका उत्तरकाशी। ठीक है, तो देखिए हमारे हो गए 6 जिले, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये आपके ज़िले हैं जिनमें वृहद हिमालय का फैलाव है, और वृहद हिमालय को ही महान हिमालय, महा हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री, ये सब आपको महान हिमालय को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आपका प्रश्न बना था कि उत्तराखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट जो हैं ये नंबर्स भी पूछ रहा है आयोग। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के 6 जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंदवंश में कैनी था, क्या था? कर, पद, भूदास या फिर परगना। तो देखिए दोस्तों, चंदवंश में कैनी था जो, भूदास को कैनी कहा जाता था चंदवंश में। ठीक है, भूदास को कैनी कहा जाता था। भूदास मतलब खेती करने वाले मजदूर, गुलाम, वो थे आपके चंदवंश में, उन्हें कैनी कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गोरखाकालीन सौम्या फागुन था उत्सव कर, विवाह के समय लिया जाने वाला कर, अफसरों के लिए लिया जाने वाला कर, या फिर कर्मचारियों से लिया जाने वाला कर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका उत्सव कर। ठीक है, गोरखा काल में सौम्या फागुन कौन सा कर था? उत्सव कर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लाल मंडी की संधि डैश डैश के मध्य हुई। अमर सिंह व गार्डनर, बमशाह व ऑक्टर लोनी, बमशाह या फिर अमर सिंह व ऑक्टर लोनी। तो देखिए दोस्तों, लाल मंडी की जो संधि हुई थी, ये हुई थी बमशाह और गार्डनर के मध्य। ठीक है, बमशाह और गार्डनर के मध्य। और उसके बाद से ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनका उत्तराखंड में शासन शुरू हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया 1830 में, 1832 में, 1834 में या फिर 1836 में। तो देखिए दोस्तों, दास विक्रय पर प्रतिबंध जो लगाया गया था, ये लगाया गया था 1836 में। और ये किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाया, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, 17 सितंबर 1857 को काले खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर कब्जा किया? काशीपुर, रामनगर, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 17 सितंबर 1857 को काले खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कब्जा किया था आपका हल्द्वानी पे। ठीक है, हल्द्वानी पे। और एक दिन का ये मात्र कब्जा था, 1857 की क्रांति के समय की बात हो रही है। और फिर एक दिन मतलब 18 तारीख को ही, 18 सितंबर को ही ब्रिटिशर्स इन क्रांतिकारियों का दमन करने में वहाँ पे सफल रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तराई इम्प्रूवमेंट फंड गठित किया गया 1880 में, 1883 में, 1885 में या फिर 1893 में। तो देखिए दोस्तों, तराई इम्प्रूवमेंट फंड आपका गठित किया गया था 1883 में, और ये रैमजी के समय गठित किया गया था। ठीक है, रैमजी के समय गठित किया गया था। और तराई इम्प्रूवमेंट फंड गठित कर रैमजी ने फिर तराई के विकास में काफ़ी काम किया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अधिसूचित जिला अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ? 1842 में, 1870 में, 1872 में या फिर 1874 में। तो देखिए दोस्तों, अधिसूचित जिला अधिनियम, जिसे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह पारित हुआ था आपका 1874 में, और ये भी रैमजी के समय ही पारित हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इन सबको आपको रिवीजन ज़रूर करना है, और जो आपको लग रहा है नया है उसको आप याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है, मतलब मीटर में बताया गया है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है 7890, 6902, 8602, 6333। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका 6902। कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है आपकी 6902 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 6902 इसकी कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है? रतनवन, बद्रीनाथ, भागीरथी या फिर कंपेनियन ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन ग्लेशियर आपका रुद्रप्रयाग में है, बाकी रतनवन ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, चमोली जनपद में है बाकी के, इनको भी ध्यान रखेंगे और इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड व तिब्बत के मध्य नहीं है? डुंगरीला, चोरहोती, ये चोरहोती है, हाँ, चोरहोती, शलशल या फिर बाराहोती। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका बाराहोती दर्रा है, जो ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। ठीक है, बाकी के जो दर्रे हैं आपके, ये आपके
तिब्बत के मध्य है, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य, मतलब चमोली और तिब्बत के मध्य, चमोली और तिब्बत के मध्य। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वो घुमाने के लिए इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछता है, ठीक है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य पूछ रखा है, इसमें कोई जनपद नहीं पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ के एकदम काम डाउन होके आपको इनका आंसर देना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बैरास कुंड है उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या फिर टिहरी में। तो देखिए दोस्तों, बैरास कुंड है आपका चमोली में, ठीक है। इसको रावण की तपस्थली भी कहते हैं इसको, और माना जाता है रावण ने अपने सिर यहीं पर काट के भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। तो ये आपका चमोली जनपद में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चतुर्फल प्राप्ति का साधन माना जाता है चौफला नृत्य को, मंडाण नृत्य को, चांचरी नृत्य को या फिर झुमेलो नृत्य को। तो देखिए दोस्तों, चतुर्फल प्राप्ति का साधन माना जाता है आपका चौफला नृत्य को, ठीक है। चौफला नृत्य को माना जाता है। और ये चतुर्फल कौन कौन से हैं इनको देखते हैं एक बार। ये है आपका, पहला है आपका धर्म, दूसरा है आपका आर्य, तीसरा है आपका काम, और चौथा है आपका मोक्ष, ठीक है। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए चौफुला नृत्य किया था, ठीक है। और चौफुला नृत्य को ही चतुर्फल प्राप्ति का साधन माना जाता है। और ये रहे आपके चतुर्फल, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर क्या रहा स्कोर ज़रूर बताइएगा, और आपको प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी आपका मोटिवेशन चाहिए होता है और पॉजिटिविटी चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे पुलिस की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, सामने है, बस इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पर अगर आप में लगन है तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, इसलिए अभी से आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।